नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे महाराष्ट्र के में मचे भूचाल की। जी हाँ, महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाएगी तो ये वही पार्टी है जिसने एक समीकरण ऐसे बैठाया था राज्य में कुछ वर्षों पहले, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के दल मिलकर इन्होंने सत्ता काबिज की थी। हालांकि उस वक्त जो सबसे लीड पर जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उनको एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया था और 2.5 वर्ष निरंतर सत्ता में आने के बाद में फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अभी जो हुआ है वो राज्य में अगर देखा जाएगा तो पिछले 1 वर्ष पहले शिवसेना से कुछ विधायक निकलकर एक दूसरा दल बनाते हैं एकनाथ शिंदे के साथ में और सत्ता काबिज करते हैं। और उसके बाद में कहीं ना कहीं एनसीपी की बारी थी और एनसीपी में भी एक कहीं ना कहीं बड़ी दरार सामने आई है, जिसमें चाचा भतीजे मतलब शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जो बड़ी दरार थी, जिसमें राजनीतिक विरोध भी हुआ है, राजनीतिक में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उसके बाद इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है महाराष्ट्र के में एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अहिरकर जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। सर, जो राजनीति में जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में की अगर बात की जाएगी, जो कयास लगाए जा रहे थे, इसके पहले भी आपसे सवाल कई किए गए, लेकिन जो हुआ है उसमें आप जैसे कार्यकर्ता कितने आहत हैं? देखो, जो घटनाएं हुई है और हो रही है वो सामान्य जनता को वैसे भी पसंद नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं अपरिहार्य हो जाती है, लोगों तक अभी वो बातें पहुंचने की है। वैसे तो शरद पवार साहब के नेतृत्व में हम लोग 1978 जब मैं विद्यार्थी दशा में था तब से उनके साथ रहा हूँ, पार्टी के सर्वोच्च नेता थे। लेकिन एक समय जब ऐसा आता है, हम कई बार मुंबई महाराष्ट्र की बात को लेकर मुंबई जाते थे शरद पवार साहब के पास में, तो वो बोलते थे महाराष्ट्र की कोई भी बात की तो बोले अजितला सांगा। फिर हमारे मन में सब लोगों के आगे कि यहाँ का काम जो है अजीत पवार साहब ही देखते हैं। तो निश्चित है हमारे नेता जयंत पाटिल और अजीत दादा, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र पूरा काम कर रहा था। अब अचानक जो घटनाएं हुई है उससे हम भी आहत है और हमारे सारी कार्यकर्ता है वो भी कंफ्यूज है क्या करें। वैसे तो ये सारी चीज़ें जिस प्रकार से होती है ये आम जनता को पसंद नहीं होती, क्योंकि जब वो वोटिंग करने जाते हैं तो किसी से प्रभावित होकर या किसी विचारधारा के साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब मुझे जब लोग पूछते हैं कि आप कौन से ग्रुप में हो, जी, तो मेरा स्पष्ट कहना है कि उनके आपस की लड़ाई है। कल तक पवार साहब ने भी बोला था, बड़े साहब ने, शरद पवार साहब ने, कि आम्ही कोर्टात जाणार नाही, आम्ही भांडणार नाही। अजित दादा भी बोलते आम्ही रस्त्यावर येऊन लढणार नाही, आमचे ऑफिस आम्ही वेगळे करू। जब बड़े नेता आपस में वो टकराव नहीं करते तो हमारे जैसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हम आपस में टकराव क्यों करें, ये सवाल मेरे जहन में हमेशा आता है जी। और तब से मेरे पूरे ग्रुप ने डिसाइड किया है कि जो भी सिंबल रहेगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हम काम कर रहे थे जब से पॉलिटिक्स में आए हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। राष्ट्रवादी पार्टी का सिंबल और झंडा जिसके हाथ में रहेगा ऑफिशियली, वो ग्रुप के साथ हम रहेंगे। इन लोगों के लड़ाई में हम अपने लोगों को और कार्यकर्ताओं बुरा नहीं करना चाहते हैं। एक समय था जब कांग्रेस से निकलकर शरद पवार ने एनसीपी का गठन किया। 25 वर्ष हो गए थे। महाराष्ट्र में उनकी राजनीति से हर कोई वाकिफ है। एक तरह से वो चाणक्य की राजनीति उनकी मानी जाती है, शरद पवार की। लेकिन अभी की अगर बात की जाएगी, इन सारे घटना और समीकरण की बात की जाएगी, राजनीतिक समीकरण की बात की जाएगी, तो ऐसी कौन सी डोर लगती है कि जिसके वजह से अजीत पवार को बाहर निकलना पड़ा? इस पर भी लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं उनको बैक साइड रखा गया, जिस तरह से सुप्रिया सुळे को हाईलाइट किया जा रहा था और कहीं न कहीं अजीत पवार को विलेन बनाया जा रहा था। तो क्या लगता है कि ये सारे कारण हो सकते हैं कि अजीत पवार जी वहां से निकल गए और अपना खुद राजनीतिक अस्तित्व खोज रहे हैं? एकदम आपने जो कहा वो 100% सही है। जो बातें अभी जो छुपी हुई थी, जो सामने आ रही, अजीत दादा को विलन बनाया गया, ये ओपनली उन्होंने जाहिर सभा में कहा है और बात भी सही है।
सकाळचा पहाटेचा शपथविधी, पहाटे शपथविधी सब मिलकर तय करते हैं, वो जब होता है और बाद में उसको अलग कर दिया जाता है। और लेकिन उन्होंने कहा कि हमको ऐसे जगह मीटिंग हुई कि जहां हमने डिसाइड किया था कि हम ये ओपन नहीं करेंगे जी। तो आखिरी तक वो विलन बनते गए, हर जगह उनको सवाल पूछा गया, पार्टी का शपथविधी, उन्होंने कभी भी पवार साहब का नाम, बड़े साहब का नाम नहीं लिया। जी जी। लेकिन उनके दिमाग में लग ही रहा होगा कि ये मुझे क्यों ऐसा बनाया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने अभी कही जिसका विरोध नहीं किया, या जो गलत है ऐसा किसी दूसरे ग्रुप ने बोला नहीं, आदरणीय शरद पवार साहब के ग्रुप ने ये नहीं बोला कि गलत है, क्योंकि सुप्रिया ताई को देश का अध्यक्ष बनाने का बोले निश्चित हो गया था जी। फिर अचानक उन्होंने अपना राजीनामा वापस लेने के बाद में फिर ये कार्याध्यक्ष दोनों को बनाया, ऐसा क्यों करते हैं जी। ये दूसरा सवाल उनका था जी। और उन्होंने तय कर दिया था कि देश की राजनीति में सुप्रिया ताई काम करेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा काम करेंगे। जी जी। और कुछ दिन पहले वैसे भी अजीत दादा ने ओपनली कहा था कि मुझे महाराष्ट्र हाथ में दीजिए, क्योंकि देखिए अजीत दादा से और जयंत पाटिल से दोनों से हमारे बहुत क्लोज संबंध। मुझे अध्यक्ष बनाने में अजीत दादा का ही पार्ट था जी। उन्होंने ही सुनील तटकरे को बना के नागपुर शहर का अध्यक्ष मुझे बनाया था। अनिल देशमुख साहब के बाद में का अध्यक्ष मैं हूं। लेकिन ये सब काम करते समय में कहीं तो भी उनको अड़चन हो रही थी, उनको लग रहा था कि मुझे दबाया जा रहा है, मेरी टीम को दबाया जा रहा है। और वो एकांत में जब भी मुझसे हम मिले उनसे तो वो बोलते थे कि मला अनेकदा मुख्यमंत्री होण्याचा चान्स आला परंतु मला मागे का खींचना थे। बरोबर। मैं अगर चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो अपने पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में स्टैंड करूंगा। ऐसे उनके अंदर की जो आवाज आदमी को आती वो वैयक्तिक में मुझे उन्होंने एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार उन्होंने कहा। मेरे साथ में सलील देशमुख और भी लोग बैठे थे, उनको भी ये मालूम है कि उनके मुंह की सच्चाई है। तो एक व्यक्ति जब अपने पार्टी को बढ़ाना चाहता है, उनकी आंतरिक इच्छा है कि महाराष्ट्र के अंदर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, लेकिन उनको पावर नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो वो ये मुझे लगता है कि ये सब चीजें ये होकर के बाहर आई। अच्छा एक आदमी गया मैं समझ सकता हूँ, अजीत दादा गए एम्बिशियस होकर जी जी। लेकिन जितनी टीम है, एक दूसरा नेतृत्व है छगन भुजबल साहब का, उसकी भी पूरी टीम गई। उसके बाद में मुंडे है, यूथ में जो नए लोगों के साथ में आए थे वो भी गए। इतने सालों से प्रफुल्ल भाई उनके साथ में थे, वो भी गए। अब सारे के सारे जाने के पीछे पहले बातचीत तो हुई इनकी। तो एक एज के बाद में मुझे, मैं घर का, अगर इस घर का मैं हेड हूं और हमारे परिवार में अगर मैक्सिमम लोग बोल दे कि नहीं हम ऐसा चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर एज के बारे में आदमी ने ऐसे समर्पण की भावना रखनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अय्यरकर जी, ये बोला जा रहा है कि ये तय था इनका जाना, क्योंकि हाल ही में कार्यकारिणी डिसाइड होती है जहां पर प्रफुल्ल पटेल जैसे कद्दावर जो नेता, जो राष्ट्रवादी के बड़े नामों में से आते हैं, विदर्भ से आते हैं, वो भी कार्य अध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं और वो भी अजीत पवार का साथ लेकर आगे चले जाते हैं। हालांकि इन सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं जो विरोधक जो कह रहे हैं कि ईडी की कहीं ना कहीं कार्रवाई है, ईडी का डर जो बताकर ये सारी चीजें की जा रही। लेकिन अजीत पवार ने खुद स्पष्ट किया है कि नरेंद्र मोदी जी की अगर बात की जाएगी तो उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि खुद पवार साहब ये मान चुके हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता आने वाली है, ये उन्होंने खुद कहा है। ऐसे में क्या लगता है कि सत्ता के साथ रहकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए अजीत दादा ने ये सारी चीजें रखी, जिसके कारण आने वाले दिनों में जो परेशानी है पिछले कुछ दिनों में एनसीपी को झेलनी पड़ी, ईडी की हो जिसमें नवाब मलिक फंसे हुए हैं, अनिल देशमुख पर कार्रवाई चल रही है, सारी चीजों को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज ना हो तो यही एक रास्ता है और जाना बेहतर समझा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीति मोदी साहब ने जो चलाई है या शाह ने जो चलाई है जी, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें अस्थिर नहीं थी जी, वहाँ अस्थिर करके ये करने का ये छुपा हुआ नहीं है, उनका एजेंडा ही है इस प्रकार से करके सरकार अस्थिर करे, सत्ता में रहो। और ये आम जनता को पसंद भी नहीं आ रहा है। जी जी। इसका परिणाम उनको भविष्य में भुगतना भी पड़ेगा, चाहे पीएम मोदी साहब बने या और कोई बने। इसमें एक चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि अभी भी विरोधक एक जगह आ नहीं पा रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो मजबूती के साथ किसी को आगे करना पड़ता। विरोधक बार बार बैठे के लेते हैं और पीछे हट जाते हैं, ये इसके पीछे रीजन उन्होंने बताया। और मैं समर्थन नहीं करता ईडी और सीबीआई का डर। अक्ल ईडी सीबीआई तो पहले भी थी जी। इतने प्रकार से सक्रिय, अच्छा आरोप सिद्ध भी नहीं होते ना
छगन भुजबल साहब के ऊपर में जो आरोप किए 2 साल उनको जेल में रहा, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए। बिल्कुल। अनिल देशमुख साहब को उन्होंने 10-100 करोड़ का आरोप करने वालों को उन्होंने सत्ता में ले लिया, और जिनके ऊपर आरोप हुआ वो आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो लोगों को एक तो बात समझ में आ गई है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता जी। लेकिन मैं एक बात समझ में आ गई कि ये जो चीजें भारतीय जनता पार्टी चला रही है वो बहुत गलत है। इसका समाज के मन पर विपरीत परिणाम हुआ है जी। इसका समर्थन बिल्कुल मैं करता नहीं, और ये डर के वजह से आए या क्या आए ये जो है ये अब लोग ही बताएंगे। अब उसमें मैं मेरा सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही शरद पवार के नेतृत्व में सोनिया गांधी और कई विपक्षी दल लोकसभा 2024 की तैयारी में पटना में एक मीटिंग करते हैं, जहां पर शरद पवार को एक बहुत तगड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। शरद पवार जैसे मतलब जोड़ सकते हैं लालू प्रसाद यादव और बाकी की चीजों को, जिस तरह से तो दल जो बनता है उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए ये राज्य में खेल खेला गया, जिसके कारण शरद पवार यहीं पर उलझे रहे और 2024 में मोदी जी का रास्ता क्लियर हो जाए। ये भी एक बात हो सकती है। ये बात भी हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी रही नहीं थी जी। दादा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जी। 25 साल होने जा रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हमारी हुई। हम राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कल तक थे, धीरे धीरे हम राष्ट्रीय पार्टी से हम स्टेट लेवल पर आ गए, और स्टेट लेवल में भी हम अपनी ताकत अभी भी बढ़ा नहीं पा रहे कि खुद के समर्थन पर सरकार बनाए। ये उनके दिमाग में हमेशा चलता है। पॉलिटिक्स में अगर रहता है तो ये सत्ता अपने हाथ में रहे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उनका ये कहना है कि भाई ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलतियां हमारी हो रही है, तभी ये हो रहा है। अगर ये इतने सालों में धीरे धीरे महाराष्ट्र से भी कम हो जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी हमको पूरी तरह सहकार्य नहीं करती। बीजेपी और दूसरी पार्टियां तो करेंगी नो डाउट, लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी के अंदर में ये सब प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन ये महाराष्ट्र को अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो ताकत एक आधे व्यक्ति को देनी चाहिए वो नहीं मिलने की वजह से ये सारी टीम अलग हुई है। फिर भी मेरे जैसा कार्यकर्ता जो शरद पवार साहब को मानने वाला और ये सब नेताओं को मानने वाला कार्यकर्ता जिनकी रिलेशन मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके आपस की लड़ाई समझता हूँ। मैं इन आपस के लड़ाई में मैंने अपने पूरे शहर के कार्यकर्ता, क्योंकि शहर अध्यक्ष तो पूरी टीम थी मेरे पास में, बिल्कुल, तो पूरी टीम आज सोच रही कि भाई क्या किया जाए, कहाँ जाए जी। मतलब इधर जाए उधर जाए की बजाय आप देखिए, वेट कीजिए, समझिए बात को, जनमानस में बात जाने दीजिए, क्योंकि अपने आप को अपना करियर तुमको कोई बना ही नहीं और खराब करने का कोई अधिकार नहीं किसी को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी आधार पर हमने रोक रखा है। हम ना शरद पवार साहब के खेमे में जी, ना अनिल देशमुख साहब के खेमे में, ना अजीत दादा के खेमे में, लेकिन रिलेशन हमारे सबसे अच्छे। पार्टी का सिंबल, और मेरे बात से सब बहुत लोग मेरे कार्यकर्ता सहमत है, पार्टी का सिंबल और झंडा जहां जाएगा हम वापस से पार्टी में काम करेंगे। एक चीज कहना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैंने जब एंट्री की थी, गिरीश गांधी अध्यक्ष थे जी, गिरीश गांधी अध्यक्ष थे। फिर हम पार्टी में काम करते रहे, अपने काम के हमारे कार्यकर्ताओं के भरोसे शहर अध्यक्ष तक पहुंचे, आज प्रदेश उपाध्यक्ष तक है। अब गिरीश गांधी नहीं है पार्टी में, तो हम ऐसा नहीं कि किसी के पीछे हम चले, हम तत्वों के पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो भी मैं अभी भी यही चाहता हूं कि हमारे प्रिंसिपल्स को हम तोड़े नहीं जी। व्यक्ति विशेष के वजह से किधर भी चले जाने के बजाय हम पार्टी के साथ में काम करें, ऐसी मेरी मनोमन भावना है। कभी कभी तो मन में ऐसा भी आता है ये सब चल रहा है तो छोड़ो, मैं भी आज एट द एज ऑफ 68 अभी होने वाला हूँ, तो ये सब ऐसे ही चलते रहेगा तो हम क्या मैसेज देंगे समाज को। दुख होता है, कॉमन मैन जो मैं जिनसे जो हम लोग सामान्य लोगों के बीच में भी रहते तो उनको खुशी नहीं है, ये दर्द है कि ये सब क्या चल रहा है। बीजेपी ये ईडी और सीबीआई ये क्या कर रही है, और ये पार्टियों में कंप्रोमाइज क्यों नहीं होता, ये ऐसे क्यों अलग से जाके हो रहे हैं। तो ये सारा कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन में आम जनता जो है, आम जनता दुखी है। मतलब आप भी सेवानिवृत्त होने का अगर ऐसा ही चलते रहा तो हो सकता है। आज भी मेरे मन में यह आया, क्यों मैं लड़ाई लूं इनके लिए जी। मेरे रिलेशन सबसे अच्छे हैं जी। आज नितिन गडकरी से भी बहुत अच्छे, लेकिन मैं प्रिंसिपल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मुत्तेमार से और वो कांग्रेस वालों से भी है, लेकिन मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जी। अब मैं यहाँ अपना इमेज क्यों बिगाड़ू इन लोगों की वजह से जी जी, प्रिंसिपली जी जी। तो मैं धीरे धीरे मन में आता है जी, ये सब राजकारण अगर ऐसे ही चलते रहा तो क्यों नहीं अपन सोशल वर्क करें, अच्छा क्यों नहीं जनमानस के साथ में रहे, ये मन में आता ही है। मैं पहली बार प्रेस के माध्यम से आपके सामने बात कह रहा हूँ। शायद मेरे जो कार्यकर्ता है इससे नाराज भी होंगे, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे
जो पॉलिटिक्स में उभरते हुए लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके पीछे मैं मजबूत और भरपूर ढंग से खड़े रहूंगा, इस बात को अदरवाइज ना लें। मतलब ना इधर ना उधर, एक भूमिका आप अपनी स्पष्ट करेंगे यहाँ पर, और एक पवार भी मेरे, शरद पवार भी मेरे, अजीत पवार भी मेरे, वो सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अनिल जी, सबसे बड़ी बात है, विदर्भ की दृष्टि से अगर बात की जाएगी इन सारी चीजों के, आप जैसे कार्यकर्ता और आप जैसे असंख्य कार्यकर्ता, अब कहीं ना कहीं उनको उनमें उम्मीद जागी थी कि एनसीपी यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम करेगी और बड़े एनसीपी का भी यहाँ पर बहुत बोलबाला होगा सारी चीजों को देखते हुए। आपको क्या लगता है कि इन सारी चीजों में कहीं न कहीं पार्टी विदर्भ से पिछड़ जाएगी, या फिर आपने अभी कहा कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि मैं भी सेवानिवृत्त हो जाऊं, ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जो इन राह पर सोच रहे होंगे कि नहीं अभी कुछ ये नहीं करना, ये करना है, एक ऐसी भूमिका लेंगे? सैकड़ों कार्यकर्ता रहते हैं किसी नेतृत्व के साथ में, वो एक अच्छा काम हो इसके साथ जुड़ते हैं जी। वो किसी पद के लालसा से नहीं आते, वो उनको लगता है हम कुछ सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क में हम काम करें जिसकी वजह से कुछ सामान्य लोगों का भला हो सके। बिल्कुल। अब वो सारे ये कंफ्यूज है कि इस प्रकार से जो राजनीति आज के समय में जो चल रही है, उससे हम अनेक लोगों से बात करते हैं तो वो पसंद नहीं आ रहा है उनको, कौन राइट कौन रॉन्ग, कौन सी पार्टी क्या है, ये वो थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया जाए तो ये पसंद नहीं आ रही है। बात तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, मैं सैकड़ों लोगों से मुझे सुना कि तो चल रहा है, हंसी उड़ाते कुछ जी। हम एक्टिविटीज में जाते इधर उधर, क्या चल रहा है अनिल भाई, तो इसका मतलब पॉलिटिक्स की हंसी उड़ाई जा रही ना जी। तो ये चीज कहीं ना गलत, मतलब इस पूरे मामले में खुलकर जो बातें जो सामने है, जिसमें पार्टी की सच्चाई बयां कर दी कहीं के अजीत दादा के भाषण में या फिर शरद पवार जी के, इसमें आगे का किस तरह से रुख रहेगा? कि अगर आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए कि आपके नेता कौन, शरद पवार या अजीत पवार, सब में से पावरफुल कौन है? अगर पार्टी के इतने सारे विधायक अजीत पवार के साथ जाते हैं और अजीत पवार खुद कहते हैं कि एक समय आता है कहीं न कहीं कि जहां पर रुक जाना पड़ता है। आज 80 अबव हो गए शरद पवार जी को, कहीं कहीं अपनी बागडोर किसी न किसी को सौंपनी है आने वाले दिनों में। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि उनकी राजनीति पॉलिटिक्स खत्म हो गई, लेकिन ऐसे नेता का पीछे रहकर आशीर्वाद देना, वही आशीर्वाद उन्होंने मांगा फिर भी उनको मिला नहीं, क्या इसके पीछे भी आपके बात से 100% मैं सहमत हूँ। एक समय के बाद में बागडोर सौंपनी ही चाहिए और आप गाइडलाइन दो, आप मार्गदर्शक बन के जीने का कभी वक्त आता ही है एक समय के बाद, क्योंकि लोग भी चाहते कि हमें मार्गदर्शन करे। और अगर हम करते रहे, हम ही करेंगे सब कुछ, हम कर सकते हैं, तो ये उसका परिणाम है कि ये आज दिख रहा है जी। अजीत दादा के साथ में सारे के सारे लाइन चली गई है जी। फिर अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि कहीं तो भी बड़े साहब जो है वो सबको एक बार बुलाए, बैठा है और बोले कि भाई ठीक है, आप सबको ये लगता ना जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए जी जी। क्यों नहीं होता ऐसा जी? ऐसा हट्ट झाला म्हणतो, हट्ट करतो, ऐसा हट्ट कशा करता जी, तुम्ही निश्चितच मोठे आहात जी, लेकिन कहीं तो भी रुकना चाहिए जी। मुझे पर्सनली लगता है कि अजीत दादा ने जो बोला कहीं ना कहीं आशीर्वाद, बहुत से कारण है इसमें, हेल्थ और बाकी की चीजों के भी कारण है, वो सारी चीजों को देखते हुए राजनीतिक समीकरण की अगर कल चल के अगर बात की जाएगी तो एक तरह से अजीत दादा का जो स्वागत जो विधायकों ने किया कि इतने सारे विधायक चले गए, कई लोगों से हमने बात की, कई लोगों के विचार जाने, लोगों का कहना है कि जब विपक्ष में बैठकर काम नहीं होते तो सत्ता में रहकर अगर वो उप मुख्यमंत्री बन रहे तो इसमें गलत क्या है? आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। वैसे तो पॉलिटिक्स जो है, राजकारण जो है, वो सत्ता की तरफ ही जाता है जी। कोई भी पार्टी रहे वो कोशिश करते हैं कि हम सत्ता में रहेंगे तो आम जनता का काम कर पाएंगे, और वही भावना अजीत दादा के मन में हमेशा दिखती है। वैयक्तिक में जब भी वो बात करते तो मैं अगर ये हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, यानी जनमानस की बात उनके मुंह से ऐसे मजबूती के साथ निकलती, जो आदमी होता है ना, झूठ बोलना सच बोलना जैसा बनावटी नहीं, वो एग्रेशन के साथ में ऐसी बात कहते हैं वैयक्तिक के अंदर में, तो वही बात उनके मन में है। और 1 2 3 पूरी की अब मैं देखता हूँ शरद पवार साहब के साथ में सुप्रिया गोयल और आदरणीय जयंत पाटिल साहब दिख रहे हैं, बाकी कोई टीम है नहीं। हाँ, आम जनता बोल रहे, मान रहे उनको, क्योंकि आदर्श है, ये भी मान रहे ना, सारे लोग उनको आदर्श ही मानते हैं, उन्होंने लोगों को बनाया, बड़े बड़े सब लोगों को उनको बनाया। लेकिन
कभी तो भी आप अपने परिवार के, वो परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो परिवार के जनों की बात कभी तो भी आप सुनोगे कि नहीं? ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस बात को लेकर अजीत दादा के फेवर में मेरा मन जा रहा है, टू बी फ्रैंकली। और मुझे तो लगता है कि समय भी धीरे धीरे ऐसा आ सकता है क्या वही संभाले काम। हाल फिलहाल में देखा जाएगा अनिल जी, महाराष्ट्र की राजनीति ने राजनीति में एक ऐसे पार्टियों को ऐसी राह दिखाई है जिसमें कोई भी अभी कितना भी बहुमत से जुड़ा हुआ दल हो, चाहे वो फिर भाजपा क्यों ना हो, उसमें से भी दो गुट पड़ सकते हैं। क्या आने वाले दिनों में ये इसका पूरा परिणाम पूरे देश की राजनीति पे पड़ेगा? बिल्कुल, इस सब चीजों से तो हम नाराज है, आम जनता नाराज है। बिल्कुल, नेताओं की बात छोड़ दीजिए, किसी को ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही जो शिवसेना के साथ हो, जो राष्ट्रवादी के साथ हो रहा है। क्यों बैठते नहीं एक जगह, क्यों घर टूट रहे हैं? अनेक परिवार, मैं वैयक्तिक ले रहा हूँ, अनेक परिवार आखिरी तक एक साथ एकजुट बन के रहते और कई परिवार जल्दी टूट जाते हैं। तो इसके पीछे उन्हें खोजनी चाहिए। ये चीजें जो हो रही है कहीं ना कहीं सही राह पर नहीं जा रही। आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या लगता है इन सारी चीजों का क्या फर्क पड़ने वाला है? अब देखो, निश्चित फर्क तो पड़ेगा ही। बीजेपी जिस रास्ते में चल रही है, अजीत दादा बोल रहे कि अब वही सुप्रीमो बनेंगे, लेकिन आम जनता के मन में भी कुछ अलग चल रहा है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, बहुत अच्छे लोग तारीफ करते थे कि अभी अच्छा राज्य आएगा, ये टाइम पे लोग आने लगे ऑफिस में, ये बोलेंगे। कई लोगों को बिना मतलब अंदर चले गए, अरेस्ट हो गए थे। हम तब कांग्रेस में ही थे जी, लेकिन बाद में जो चुनाव आया पार्लियामेंट का तो साफ हो गई कांग्रेस पार्टी जी, क्योंकि ये परिवर्तन तो आम जनता ही लाएंगी। बिल्कुल। तो ये सब चीजें देखते हुए आज मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर ये नहीं सुधरे ना तो वापस से परिवर्तन होकर शायद कुछ अच्छी चीज बाहर आई। परिवर्तन ये भी हो सकता है, कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद बहुत से लोग एनसीपी छोड़कर बीजेपी में या फिर कांग्रेस में शामिल होने का। क्या अनिल अहिरकर के मन में भी ऐसा कुछ चल रहा है? देखो, मुझे तो सच बोलना आता है जी। एकांत में जब आदमी बैठता है जी, जब उनके विचारधारा से जुड़ना है जी, फिर मेरे संबंध तो नितिन गडकरी से बहुत करीब के हैं जी, फैमिली रिलेशन मेरे जी। कई बार वो भी आपस में बोलते रहे क्या रखा है, ये करिए, ये हो। जी जी। अभी ऐसा चलते रहा तो ये मन में आता है अनेक लोगों के। आपने कितना अच्छा सवाल किया जी। और ये आता है जहन में, जो बात आती है ना वो आपने खोज निकाली। ऐसे अनेक लोगों के मन में आ रहे होंगे, अगर ऐसा ही है तो फिर बड़ी पार्टी के साथ रहे। जी, जहाँ पर ये पॉलिटिशियन बोलेगा नहीं माइक पर। जी जी, बिल्कुल। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी एज अभी ऐसी है कि मेरे मन में जो लग रहा है आम जनता की बात वो स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। इसके बारे में शायद मेरा विरोध भी होगा, हो जाना दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कुछ हासिल करना वगैरह वगैरह ऐसी कोई बात नहीं। मैं जिस मकसद के साथ पॉलिटिक्स में इसमें आया था वो मकसद मुझे कहीं तो भी समझ में नहीं आ रहा है। जी, दुख हुआ है उन सारी चीजों को देख के। यस। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में देखते हुए, जिस तरह से राजनीति में एनसीपी को जिस तरह से देखा जा रहा है, एक तरफ विलेन एक तरफ चाचा, क्या सारी चीजें देखी जाती है, लेकिन सत्ता पाने के लिए कुछ भी हासिल कर सकता है पॉलिटिशियंस, ये बात भी कितनी आपको सर? एकदम आखिरी में यही कहना चाहूंगा, क्या ये राजनीति सत्ता पाने के लिए बिगड़ते जा रही है। आम जनता के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं, क्या करे क्या नहीं करे, प्रिंसिपल के साथ जाए कि सत्ता के साथ जाए, क्या आदमी के पीछे जाए, पर्सन के, ये सारी चीज़ें यहाँ जो चल रही है। तो शायद फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है, क्या क्यों ना आने वाले चुनावों में अच्छे लोगों को हम आगे बढ़ाएं। अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने से ही देश आगे बढ़ेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम ऐसे लोगों को वोट कर देते बहाव में आकर, क्या वो आगे कुछ भी करते उल्टा पुल्टा ये वो। तो ये परिवर्तन आम जनता करेंगे या वो किस करवट पलटेगा, ये सब ये मैं बोल नहीं सकता जी। लेकिन कंफ्यूजन है लोगों के मन में। आने वाले चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव आएगा ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अनिल अहिरकर जी हमारे साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा, जिस तरह से हमसे बात की, साफ तौर पर बेखौफ अंदाज में उन्होंने अपने शब्द रखे। एक तरह से निराश भी है क्योंकि समय बीतते जा रहा है और उनकी भी एज होते जा रही है। उन सारी चीजों को देखते हुए एक तरह से उन्होंने ये निराशा जताई कि शायद लगता है कि मैं सेवानिवृत्ति ले लूं और
एक मिडिल भूमिका रख के सबसे अच्छे रिलेशन करूं। वहीं पे उन्होंने एक भूमिका ये भी जताई कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि एनसीपी में जिस तरह से गड़बड़ हुआ है कि किसके साथ जाए किसके साथ ना जाए, इससे बेहतर है कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करे। वो भी उन्होंने कहीं न कहीं उस पर भी सवाल और सवालों पर जवाब दिए हमारे। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है, क्योंकि एक एज हो जाती है और एक एज हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं इंसान को रुक जाना पड़ता है। ये उनकी विनंती थी शायद शरद पवार से। और कहीं ना कहीं अभी जो वक्त जो चल रहा है वो राजनीति में भूचाल का वक्त चल रहा है और पार्टी की जो हालत जो हो गई है कहीं के उसको स्थिर रखने के लिए शरद पवार से बड़ा कदम और कोई नहीं उठा सकता है, जिसके लिए अनिल जी ने अपने अमूल्य जो वर्ड्स है उन तक पहुंचाने की हमारे माध्यम से कोशिश की है। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मुद्दे की बात में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।